हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक चैप्टर जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसके बारे में एक क्लास तो हमने पहले ही ली है। आज हम बात करते हैं दूसरी क्लास की। उससे पहले मैं जो फर्स्ट क्लास में हुआ था उसकी आपको एक बार कोशिश करता हूँ। लास्ट वीडियो अगर पड़ी है यहाँ पे तो मैं आपको उसकी रिवीजन करा देता हूँ। चलिए, ये रहा। देखिए बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि बिजनेस जो है वो क्लोज कर जाएगा। बिजनेस जो है वो क्लोज कर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। और इकोनॉमिकल रिलेशन भी पार्टनर्स के बीच में खत्म हो जाएगा। अब आज के बाद वो, क्योंकि फर्म खत्म हो रही है तो वो पार्टनर्स नहीं रहेंगे। इससे पहले जितने भी चैप्टर आपने पढ़े थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंजेस वाला चैप्टर था, और एडमिशन था, रिटायरमेंट था, डेथ था। इसमें क्या था, उनके बीच का रेशियो वगैरह या उनके बीच की टर्म्स बदल रही थी। तो आप इसको बोलते थे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना। अब पर यहाँ पे क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। और यहाँ पे इस चीज को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोला जाता था। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। वहां पे बिजनेस, इस केस में बिजनेस चलता रहता था और इस केस में बिजनेस खत्म हो जाएगा, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आज के बाद वो लोग अपने आपस में कभी पार्टनर नहीं रहेंगे। वो दोस्त हैं तो दोस्त रह सकते हैं, पर पार्टनर अब नहीं रहेंगे, क्योंकि बिजनेस क्या है, क्लोज हो गया है। तो बिजनेस क्लोज हो गया है तो फर्म क्या करेगी, सबसे पहले अपने एसेट्स को बेचेगी और फिर लाइबिलिटीज को पे करेगी। एसेट को बेचेगी, लाइबिलिटीज को पे करेगी। सबसे पहले वो बाहर वाले लोगों के पैसे देगी, उसके बाद जो लोन उसने पार्टनर से लिया है उसके बाद उसको दिया जाएगा। फिर जाके कैपिटल के पैसे वापस किए जाएंगे। इसके लिए देखिए, अगर फर्म एसेट अलग अलग करके बेचना शुरू करती है तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा, और टाइम अगर लगाएंगे तो देखिए उसमें साथ साथ हमारी कॉस्ट भी बढ़ती रहेगी। हमारे को रेंट देते रहना पड़ेगा, हमने जो स्टाफ रखा है, वॉचमैन वगैरह ये सब। और अगर स्टॉक है तो स्टॉक का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम सोचते हैं कि इसे जल्दी से जल्दी बेच दें। उसके चलते हम क्या कर देते हैं, अपने एसेट्स को जीरो कर देते हैं। सर, एसेट्स को जीरो करने का मतलब है एसेट्स को मान लेते हैं कि उनकी अब कोई वैल्यू नहीं है। एसेट्स को अगर जीरो करेंगे तो एसेट्स को करते हैं क्रेडिट, और रियलाइजेशन अकाउंट को कर देंगे डेबिट। सर, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही आपको सारे फायदे नुकसान की रिकॉर्डिंग करनी है। एसेट आपका जीरो वैल्यू पे अगर आपने कर दिया, ठीक है, इसका मतलब आपको नुकसान हुआ है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया जाएगा। और ठीक इसी तरह लाइबिलिटीज को भी जीरो कर देंगे। लाइबिलिटीज को जीरो करेंगे यानी उन्हें खत्म करेंगे। जब वो बढ़ती हैं तो वो क्रेडिट होती हैं, घटती हैं तो वो डेबिट होती हैं। तो अगर लाइबिलिटीज खत्म होगी तो फायदा होगा, फायदा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ये सिर्फ आउटसाइडर लाइबिलिटी के लिए बनाया गया है। सिर्फ आउटसाइडर लाइबिलिटी, जैसे बैंक लोन क्रेडिटर, या किसी क्या आपका बिल देना है टेलीफोन वगैरह का, वो सब चीजें, ठीक है। अब जब एसेट बिकेंगे तो जीरो के आपने क्या कर दिया था, एसेट्स की वैल्यू को यहाँ पे जीरो कर दिया था। तो अब क्या हुआ, जब उनको आपने बेचा तो आपको पैसे मिल गए, पर अब टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखा जाएगा, क्योंकि जीरो की वैल्यू के अगर आपको 1 लाख मिले हैं पूरा का पूरा, आपको फायदा हुआ है, उसमें कोई कॉस्टिंग का ध्यान नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके जो एसेट्स हैं वो जीरो वैल्यू पे हैं। जीरो की चीज के आपको 1 लाख रुपए मिल गई। तो देखिए, अगर जीरो की चीज के 1 लाख मिले तो पूरा फायदा, फायदे को आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब ठीक ऐसे ही लाइबिलिटीज को भी जीरो कर दिया था। तो देखिए, लाइबिलिटीज को जीरो करने का मेरा कहने से मेरा मतलब है कि वो अब जीरो वैल्यू की थी। अगर उनके बदले अगर 50,000 उनको देने पड़े, क्योंकि देखिए पैसे तो देने ही पड़ेंगे, तो जीरो की चीज के बदले 50,000 देने पड़े तो पूरा का पूरा नुकसान है, और वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। चलिए, ये हमारा छोटा सा ओवरव्यू था हमारी लास्ट क्लास का। आज हम बात करते हैं थोड़ी अपने इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनकी। चलिए सर, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सर, इस लाइन से क्या मतलब है बच्चों, इससे ऊपर का स्क्रीन है ना, इसके अंदर कवर नहीं होता है, तो हम इससे नीचे नीचे लिखने की कोशिश करेंगे। ये स्टार्टिंग के 1-2 वीडियो मैंने गलती की थी, तो उसके बाद मैंने नोटिस किया। चलिए, तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है,
चलिए बच्चों, हम इसको, एक मिनट बच्चों। आज 26 जुलाई है, तो हम नए पेज पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन को ले लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है हमारा, इंसर्ट किया। चलिए, देखिए बच्चों, आई होप आपको दिख रहा होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर है 1, और ये बुक है टी एस ग्रेवाल सर की। मैं कपिल आपके साथ इस बुक को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जिसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें लिखा है, देखिए, व्हाट जर्नल एंट्री will be passed when the unrecorded furniture of B jar is taken by X at 15,000 on the dissolution of firm। लिखा है, क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे जब एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर इज टेकन बाय एक्स, एक पार्टनर ने एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ले लिया 15,000 रुपए में ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिए। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर का मतलब होता है आपकी बुक्स में है ही नहीं। फर्नीचर क्या है? नॉट इन बुक्स, मतलब बुक्स में है ही नहीं। तो इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी है सर? जो चीज बुक्स में नहीं है उसकी वैल्यू कितनी है? नील। चलिए सर, इसकी नील वैल्यू है बच्चों। और नील वैल्यू की चीज अगर किसी ने 15,000 में ले ली, तो आपको जर्नल एंट्री देखिए कैसे बनेगी। तो जर्नल एंट्री होगी इसकी, क्योंकि डिसोल्यूशन के टाइम पे एंट्री मार रहे हैं। देखिए नीचे लिखा है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, सेकंड लाइन में ये रहा, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। डिसोल्यूशन के टाइम पे जब भी एंट्री मारेंगे बच्चों, एक ही अकाउंट से आपको एंट्री मारनी पड़ेगी। कुछ फायदा और नुकसान की बात है तो उसी अकाउंट के थ्रू आपको रूट करना पड़ेगा। तो देखिए, हमें जीरो की चीज के 15,000 रुपए किसी मिस्टर एक्स से, जो हमारा पार्टनर है, उससे मिलेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं मिलेंगे? क्योंकि वो पार्टनर है, हम उससे एकदम से पैसे ले नहीं सकते हैं। उसके कैपिटल अकाउंट से हम काट लेंगे पैसे को, ठीक है। जब हम उसे कुछ देना बनता है, हम उसे कुछ देंगे, तो कैपिटल अकाउंट को बढ़ाते हैं तो उसे क्रेडिट करते हैं। अब हमारे 15,000 रुपए उससे लेने बनते हैं तो उसको डेबिट करेंगे बच्चों। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर रियलाइजेशन अकाउंट क्यों? क्योंकि हमें जीरो की चीज के बदले 15,000 रुपए मिल गए हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे 15,000 रुपीज। 15,000 का फायदा होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं। अगर लॉस होता तो हम डेबिट में लिखते हैं। चलिए सर, ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ, हम आगे की तरफ चलते हैं सर। देखिए, मैं सेकंड क्वेश्चन रीड कर रहा हूं बच्चों। लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू, जिसकी बुक वैल्यू यानी आपके पास रिकॉर्ड में है बुक वैल्यू 1,60,000, सोल्ड फॉर 3 लाख थ्रू ए ब्रोकर who charge 2% कमीशन ऑन द डील। कहता है कि 2% कमीशन हमें डील पर मिल गया। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अंडरलाइन कर लो बच्चों, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों की फर्म डिसॉल्व हो गई है और उसके बाद एसेट जो बिल्डिंग है उसको रिलाइज किया गया है, ठीक है, 3 लाख रुपए में, और 2% किसी को कमीशन दिया गया है, किसी एजेंट को। तो देखिए, डिसोल्यूशन के टाइम पे हम क्या करते हैं, सारे एसेट्स की वैल्यू को जीरो कर देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो अब ये बिल्डिंग भी क्या है, जीरो वैल्यू पे है। इस जीरो वैल्यू के हमें कितने रुपए मिल गए? 3 लाख का 2% हम कर देंगे कम, तो 2,95,000 हमें मिल गई। तो हमारे पास जो पैसे आ गए, बच्चे
बैंक में जो पैसे आए वो है 2,94,000 और हमें फायदा हो गया रियलाइजेशन अकाउंट 2,94,000 का। सर ये 1,60,000 की बिल्डिंग थी तो 2,94,000 का फायदा कैसा हो गया? नहीं बच्चों, ये 1,60,000 की वैल्यू जरूर थी, पर जैसे ही आप डिसोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं इसको हम जीरो वैल्यू पर ले गए। अब जीरो की चीज अगर 2,94,000 में हमें बिक गई तो हमें 2,94,000 का फायदा, इसीलिए हमने रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। आप ये ध्यान रखिए कि आप जो एंट्रियां मार रहे हैं वो डिसोल्यूशन के टाइम पे मार रहे हैं। एसेट और लाइबिलिटीज को, एसेट्स को और लाइबिलिटीज को, लाइबिलिटी कौन सी? बाहर वाली लाइबिलिटीज को, और अपने एसेट्स को आपने क्या कर दिया है? जीरो वैल्यू पे कर दिया है। उसके बाद चाहे 1 रुपया देना पड़े चाहे आपको 1 रुपया मिले, दोनों ही केस में आपका फायदा होगा। ये थोड़ा सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, अभी थोड़े और क्वेश्चन आप करेंगे तो बात पूरी तरह बन जाएगी। चलिए सर देखिए, मैं थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बच्चों। पास द जर्नल एंट्री व्हेन एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, सर रिकॉर्ड में थी नहीं, इसके जीरो वैल्यू है इसकी तो, ठीक है ना। जो रिकॉर्ड में होती है उसको आप जीरो कर देते हैं, जो रिकॉर्ड में है नहीं वो तो जीरो ही वैल्यू है। इस सेटल एट 10,000 पेड बाय एक्स ए पार्टनर ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। कहता है डिसोल्यूशन के टाइम पे आपको एक एंट्री डालनी है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी कोई 15,000 की, ठीक है। वो किसने पे कर दी? इज सेटल एट, ये लिखा है इज सेटल एट 10,000, 10,000 रुपए में सेटल कर ली। और किसने पे किए? मिस्टर एक्स ने पे किए। वो कौन है? हमारा पार्टनर है। तो देखो बच्चों, देखिए जीरो थी वैल्यू, उसके लिए आपको पैसे देने पड़े, ठीक है सर। तो आपको नुकसान हुआ पर पैसे हमने नहीं दिए। तो देखिए नुकसान तो हुआ है, बट हम पैसे बाद में देंगे एक्स को। देखिए मैंने लास्ट ही क्वेश्चन में बताया था, अगर हमें उसे कुछ देना होगा तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। सर नुकसान हुआ, उसके पैसे हमारी जेब से नहीं गए, किसकी जेब से गए हैं? मिस्टर एक्स की जेब से। तो क्या होगा सर? हम उसे बाद में पैसे देंगे तो उसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देंगे। और नुकसान कितना हुआ है सर? 10,000 का नुकसान हुआ है। देने की जिम्मेदारी फर्म की थी तो फर्म को देना चाहिए था, पर किसी एक्स ने दे दिया, ठीक है। नुकसान तो है फर्म का क्योंकि उसे पैसे देने पड़े, पर वो पैसे उसने अभी तो नहीं दिए, पर फ्यूचर में मिस्टर एक्स को देने पड़ेंगे। मिस्टर एक्स को देगी तो कैपिटल अकाउंट को मैंने बढ़ा दिया, क्रेडिट कर दिया। चलिए बच्चों देखिए, मैं थर्ड का बी पार्ट पढ़ रहा हूं बच्चों। पास ए जर्नल एंट्री इफ द मशीन हैविंग ए बुक वैल्यू, यानी आपके पास रिकॉर्ड में आपके पास एक मशीन है जिसकी वैल्यू कितनी है? 15,000। इज गिवन टू राकेश, राकेश को दे दिया एक क्रेडिटर 22,000 फॉर 12,000 टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। देखिए आप इसको दोबारा से बताता हूं इस बात को। पास अ जर्नल एंट्री if a machine having a book value of 15,000 is given to राकेश, राकेश को दे दिया, ठीक है सर। एक क्रेडिटर था वो 22,000 रुपए फॉर 12,000, उसके 22,000 रुपए देने बनते थे। 12,000 के बदले फॉर 12,000, 12,000 के बदले उसे क्या दे दिया? एक मशीन दे दी, वो 15,000 की थी, टुवर्ड्स पार्ट पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। चलिए इस बात को समझते हैं, इसको आप मार्क कर लीजिए। ये अभी तक की एंट्री में थोड़ी अच्छी एंट्री। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट है, ये वाला ए पार्ट था और ये वाला बी पार्ट है। इसमें मैं समझाता हूं आपको क्या हुआ है। एक एक मशीन है बच्चों जिसकी बुक वैल्यू थी 15,000। क्योंकि डिसोल्यूशन हो रही है तो इसकी बुक वैल्यू आपने अब घटा के कितनी कर दी है? जीरो कर दी है, तो आपकी जीरो वैल्यू पे। एक क्रेडिटर है
भाई साहब, इनके ड्यूज हैं जो, वो है 22,000 के। ये आउटसाइडर लायबिलिटी है बच्चों। सर आउटसाइडर लायबिलिटी से मतलब है कि सर इसको भी जीरो कर दिया है। मैंने बोला था एसेट्स को और आउटसाइडर लायबिलिटीज को डिसोल्यूशन के टाइम पे आप जीरो कर देते हैं। चलिए, फिर उसके बाद फायदे नुकसान की बात होती है। तो ये जो 15,000 की चीज जिसे आपने जीरो कर दिया था, उसे आपने क्या किया, इसके दो टुकड़े किए। एक तो 12,000, एक 10,000। ये जीरो वाली चीज इसको 12,000 के बदले दे दी। सर ये 12,000 के बदले सिर्फ हिसाब लगाने के लिए है, इसकी तो वैल्यू क्या है हमारी नजर में, जीरो है। तो जीरो की चीज जीरो को दे दी, तो इसमें कोई फायदा और कोई नुकसान की बात नहीं है, तो इसके लिए कोई एंट्री नहीं लगेगी। चलिए इसे थोड़ा लॉजिकली समझते हैं। देखिए, अगर आप देखें तो आपकी जो ये मशीन थी, बुक वैल्यू जिसकी 15,000 है, ये 12,000 की पेमेंट की इससे। तो देखिए, मशीन के बदले आपको क्या होता, सपोज कीजिए अगर आप इसे मार्केट में सेल करते तो आपको पैसे मिलते बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपको फायदा होता रियलाइजेशन अकाउंट 12,000 का। सेकंड, आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ती, तो आप लिखते, क्योंकि ये जीरो पे था, तो आप लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 12,000 टू बैंक। यानी एसेट जो जीरो वैल्यू पे था उसके बदले अगर 12,000 मिल गए तो पूरा फायदा, और जो लाइबिलिटी जीरो वैल्यू पे थी उसकी अगर 12,000 की पेमेंट करी तो 12,000 का नुकसान। ठीक है सर। तो देखिए बच्चों, बैंक डेबिट, बैंक क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो बन गया ना नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं लगेगी। जीरो से अगर किसी एसेट से वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, उससे आप किसी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी यानी आउटसाइडर लाइबिलिटी की पेमेंट करते हैं। पेमेंट ऑफ आउटसाइडर लाइबिलिटी, चाहे वो रिकॉर्ड में हो या अनरिकॉर्डेड हो, कोई एंट्री नहीं लगेगी, नो एंट्री। सर ऐसा क्यों? देखिए, चाहे रिकॉर्ड में एसेट होते हैं चाहे अनरिकॉर्ड में एसेट होते हैं, आप उन्हें क्या कर देते हैं, जीरो वैल्यू पे कर देते हैं। दोनों ही केसेस में, एक में रिकॉर्ड को जीरो करना पड़ता है, अनरिकॉर्डेड ऑलरेडी जीरो पे होते हैं। ठीक ऐसे ही रिकॉर्ड वाले लाइबिलिटीज को, आउटसाइडर वाली लाइबिलिटीज को आप जीरो करते हैं, और अनरिकॉर्डेड तो आप ऑटोमेटिकली जीरो पे होती है। तो जीरो की चीज के बदले किसी जीरो की पेमेंट करना, ना आपका कोई फायदा ना नुकसान, ठीक है, ना आपके पास कुछ आया ना गया, तो आप इसे कह सकते हैं कि इस केस में एंट्री नहीं लगेगी। तो मैंने बोला था यहाँ पे 15,000 की चीज थी जिसे आपने जीरो पे किया, 15,000 की चीज थी जिसे आपने क्या किया, जीरो पे किया, और उस जीरो की पेमेंट से जो 12,000 रुपए के क्रेडिटर थे जिसको आप जीरो पे किए हुए थे उसकी पेमेंट कर दी, तो जीरो के बदले जीरो की पेमेंट, कोई एंट्री नहीं लगेगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है 12,000 तक टुवर्ड्स पार्ट पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज, यानी 12,000 तक के क्रेडिटर की तो पेमेंट हो गई, पार्ट पेमेंट तो हो गई, तो एक में तो पहले पार्ट में तो कोई एंट्री नहीं लगेगी, पर सेकंड एंट्री भी इसकी बनेगी। क्या बनेगी सर? रियलाइज, क्योंकि बचे हुए हैं, कितने बचे हुए हैं, 10,000, इनकी वैल्यू कितनी है, जीरो।
तो इनकी पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। एक बात और बताता हूं, एक नोट लिखता हूं, आप ध्यान रखिएगा उसे। तो बैंक अकाउंट कितना? 10,000। सर जब ये जीरो पे थी तो इनको पेमेंट क्या किया, क्यों किया मतलब? तो देखिए आप एक नोट लिखता हूं। At the time of dissolution, if nothing is specified, regarding a third party liability, थर्ड पार्टी कह सकते हो इसे आप, इसे आउटसाइडर लिख लो, आउटसाइडर, आउटसाइडर liability, then it will be paid at book value। अगर कुछ नहीं बोला होगा तो जितनी उसकी बुक वैल्यू होगी उतनी पे उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। दूसरा नोट सुनिए आप। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं पहले वाले नोट से इसको लिंक कर देता हूं। देखिए 22,000 टोटल का टोटल जीरो पे था। आपने 15,000 की मशीन जो आपने जीरो पे की थी उससे आपने 12,000 के क्रेडिटर जो कि जीरो पे किए हुए थे पेमेंट की। तो जो जीरो से जीरो की पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं आई, नो एंट्री लगेगी। सेकंड पार्ट में 12,000 की तो बात हो गई, पर इस 10,000 की, ये जो 10,000 है इसका क्या? सर इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, इसीलिए हमें इसको बुक वैल्यू पे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो बुक वैल्यू कितनी है? 10,000। तो हमें नुकसान कितना हुआ? 10,000 का, क्योंकि ये भी क्या है? जीरो वैल्यू पे है, तो जितने पैसे देने पड़े उतने का नुकसान हो गया, हमारे पास से उतने पैसे चले गए। ध्यान रखना बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं, डिसोल्यूशन के टाइम पे एसेट्स और आउटसाइडर लाइबिलिटीज जीरो पे कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो उन्हें देना पड़ता है लाइबिलिटीज को वो हमारा नुकसान है, और जो हमें मिलता है चाहे 1 रुपया मिले वो हमारा फायदा है। हम ये नहीं देखेंगे कॉस्ट कितनी थी, हमें मिला ना हमारा फायदा, हमारा कुछ गया तो हमारा नुकसान। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। चलिए एक एसेट पे एक नोट और है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, if nothing is specified regarding a tangible asset, then it will realize at their book value, at their book value. But in the case of intangible asset like goodwill, patent, copyright, trademark, if nothing is specified
it will not realize any वैल्यू। मतलब अगर बात करी जाए टेंजिबल एसेट्स की, देखिए ये क्या है, टेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स की अगर बात की जाती है तो अगर कुछ नहीं बोला है तो वो अपनी बुक वैल्यू पे रियलाइज करेंगे। सपोज कीजिए 10,000 है और उनके बारे में कुछ नहीं बोला तो वो 10,000 मार्केट में सेल हो जाएंगे 10,000 के रेट पर अगर बात करते हैं इनटेंजिबल्स की तो जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, अगर इनके बारे में कुछ नहीं बोला है तो वो रियलाइज नहीं हो पाएंगे, उनके बदले 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। लाइबिलिटीज के केस में बुक वैल्यू के अमाउंट पे पेमेंट करनी पड़ेगी अगर कुछ नहीं बोला है, और एसेट्स के केस में अगर टेंजिबल की बात है तो वो बुक वैल्यू पे रियलाइज हो जाएंगे कुछ नहीं बोला है तो, पर अगर इनटेंजिबल की बात है और कुछ नहीं बोला है तो वो बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होंगे। चलिए बच्चों, आज हम अपनी वीडियो यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है। ये देखिए आप क्वेश्चन 1, 2, 3, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ऐसा कीजिए, इनका नोट्स का बाद में लीजिए, पहले इसको ले लीजिए, पहले क्वेश्चन का ले लीजिए एक। जिन बच्चों के पास क्वेश्चन नहीं है, बुक्स नहीं है, ठीक है, प्लीज आप क्वेश्चन का एक ले लीजिए, और अब आप इतना ले लीजिए ताकि आपके फर्स्ट सेकंड और क्वेश्चन नंबर 3 आ जाए, और अब आप इतने हिस्से का, बचे हुए हिस्से का ले लीजिए। वैसे साथ में ये सब काम करते रहा कीजिए, साथ में आप नोटिंग करते रहना चाहिए आप लोगों को, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी अगर कुछ दिक्कत आ भी रही होगी इस चैप्टर में तो आने वाले कुछ क्वेश्चंस में और ठीक हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखिए बच्चों, आपको मेन बात क्या है कि एसेट और लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी कौन सी, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, थर्ड पार्टी यानी आउटसाइडर लाइबिलिटी, आउटसाइडर लाइबिलिटीज भी जीरो करनी है डिसोल्यूशन के टाइम पे, और एसेट्स भी जीरो करने हैं, ठीक है। तो जीरो की जब वो कहता है रियलाइज हुआ है तो जीरो हो चुके हैं, तो जीरो की चीज के बदले 1 रुपया मिलेगा फायदा, और लाइबिलिटीज के केस में 1 रुपया भी देना पड़ेगा तो वो नुकसान, नुकसान है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, और अगर फायदा है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। इतनी बात अगर आप समझ जाएंगे तो आपकी बात बन जाएगी। चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है, कोई ऐसा नहीं है कि आप करिए मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर थोड़ा लाइक कर देंगे तो इंस्पिरेशन बनी रहेगी। चलिए, थैंक यू सो मच।